आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त दंगल का है। आज दंगल दिल्ली की गद्दी पर है। 2024 में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसकी जोड़ तोड़ अभी से ही शुरू हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्लान 2024 को लेकर दिल्ली में है। आज ही उनकी मुलाकात राहुल गांधी से होनी है। इसके अलावा नीतीश कुमार दिल्ली में 7 अलग अलग दलों के नेताओं से मिलने वाले हैं। ये पूरी कोशिश विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के विरोधी दल एकजुट होना चाहते हैं। नीतीश कुमार को उम्मीद है कि इसमें वो कामयाब भी होंगे, इसीलिए वो दिल्ली भी पहुंच रहे हैं। उनका दावा है कि अगर सारे विपक्षी दल मिलकर लड़े तो बीजेपी के 38% वोट शेयर पर भारी पड़ेंगे। इसी कोशिश में पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हो चुकी है। वो वीडियो आपको याद होगा जो वायरल हुआ था। अब दिल्ली के नेताओं से मिलकर आगे की रणनीति बना रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार की इन कोशिशों को लेकर कई आशंकाएं थी। सवाल कि क्या नीतीश कुमार 2024 में विपक्ष की ओर से पीएम के उम्मीदवार बन पाएंगे? क्या कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, आम आदमी पार्टी जैसे दल पीएम पद पर अपनी दावेदारी छोड़ देंगे? क्या विपक्ष को एकजुट करने की जो कोशिश 2018, 19, 21 में नाकाम हुई वो इस बार कामयाब हो जाएगी? ऐसे तमाम सवालों पर करेंगे दंगल, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। बिहार में नई सरकार बनने के बाद पहली बार नीतीश कुमार मिशन 2024 को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में नीतीश कुमार का प्लान 7 दलों के नेताओं से मिलने का है। नीतीश कुमार की सबसे पहली मुलाकात होगी कांग्रेस के पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी से। फिर मंगलवार को नीतीश कुमार आम आदमी पार्टी के पीएम कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे। इसके अलावा एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा, जेडीएस के कुमारस्वामी से उनकी मुलाकात होगी। मतलब 2 दिनों के अंदर जो भी दिल्ली में मौजूद होगा उन सब से नीतीश कुमार मिलकर 2024 की लड़ाई का प्लान बनाएंगे। उद्देश्य है कि सारे अपोजिशन पार्टी एकजुट हो जाएं। कई लोग जो हम लोग एक साथ 7 पार्टी, उसमें तो 4 लोग वहां पर हैं, उन लोगों से मिलेंगे। बाकी लोगों का भी कई लोगों का बात के लिए आता, सब बात करेंगे वैसे ही नॉर्मल। दिल्ली के सफर से पहले नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की बैठक बुलाकर उसमें अपने नाम पर मुहर लगवाई और फिर दिल्ली आने से ठीक पहले लालू यादव से मुलाकात करके बाकी के दूसरे दलों को मजबूत एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। दिल्ली की गद्दी के लिए राजनीतिक दंगल की शुरुआत पटना से तभी हो गई थी जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी को गले लगाया था। फिर नीतीश कुमार के मुताबिक उन्हें बहुत सारे नेताओं के फोन आने लगे। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव का पटना दौरा हुआ। वहां नीतीश कुमार ने केसीआर के मुंह से खुद को पीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट कराने की खूब कोशिश की, लेकिन केसीआर चुप रहे। इस बीच दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने रामलीला मैदान में विशाल रैली करके 2024 के लिए पीएम कुर्सी पर फिर से राहुल गांधी की दावेदारी पेश करने की कोशिश की, तो नीतीश कुमार ने फौरन दिल्ली का प्लान बना लिया। नीतीश कुमार का हौसला हाई है। कह दिया है कि 2024 के आम चुनाव में 303 सीटों वाली बीजेपी को 50 सीटों पर समेट देंगे। फिर लगा कि कुछ ज्यादा हो गया तो सफाई भी दी। और मिल करके अगर एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे तो भारी सफलता मिलेगी। यही बात है, कोई संख्या की बात हम नहीं करते हैं। नीतीश कुमार भले बीजेपी को 50 सीटों पर समेटने के दावे से पीछे हट गए हों, लेकिन उनकी पार्टी ने पूरा हिसाब लगा रखा है। नहीं मिलना है। कितना परसेंट वोट आया था उनको? 38%। 62% वोट उनके खिलाफ था। 62% वोट जिस दिन इकट्ठा हो जाएगा वो 75% पर पहुंच जाएगा। वैसे 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में तो वोट प्रतिशत का गणित कुछ ऐसा रहा कि अकेले बीजेपी के पास 37.7% वोट शेयर है। इसके मुकाबले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टी +7 उन दलों के वोट जोड़ दिए जाएं जिनके नेताओं से नीतीश कुमार दिल्ली में मिलने वाले हैं, तो उनका कुल वोट प्रतिशत एक साथ आए तो भी 31.4% वोट ही होते हैं। हालांकि नीतीश कुमार को उम्मीद है कि बीजेपी को छोड़कर बाकी के सारे दल एक साथ आ जाएंगे और नीतीश कुमार का पीएम का सपना पूरा हो सकता है। 15-20 साल से मुख्यमंत्री हैं। 2010 में 85 सीट था, आज घट के 43 पर आ गए।
और आज तक अकेले कभी चुनाव लड़ करके सत्ता में नहीं आए। औकात दिखाने चले हैं नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, गरीब के लिए जीता है, गरीब के लिए मरता है। हालांकि न तो नीतीश कुमार ने और न ही उनकी पार्टी ने 2024 में पीएम पद के लिए नीतीश की दावेदारी का ऐलान किया है, लेकिन पटना में लगे पोस्टर्स और नीतीश कुमार की कोशिशों से जब ऐसा संदेश जाने लगा तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने ही विरोध कर दिया। बीजेपी को हराकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करने की ये कोई पहली कोशिश नहीं है। प्रधानमंत्री बनने की हसरत में तीसरे मोर्चे की कसरत पहले भी हो चुकी है। नीतीश कुमार ने तो 7 दलों से शुरुआत की है। 2019 के चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी ने तो अपने मंच पर 21 दलों के नेताओं को जमा कर लिया था, लेकिन चुनाव के वक्त सब बिखर गए। फिर शरद पवार ने 2021 में एक बार फिर कोशिश की थी कि सारे विपक्षी दल एकजुट हो जाए। वो कोशिश भी नाकाम रही। 2022 में जब राष्ट्रपति चुनाव आया तो ममता बनर्जी ने फिर मोदी सरकार को हराकर जीत का टोकन पाने की कोशिश की। यहाँ भी विपक्षी एकता तार तार हो गई। इसके बाद फिर से एकजुटता की कोशिश शुरू करने से पहले ही मतभेद शुरू हो गए। खबर है कि के चंद्रशेखर राव मोर्चे से कांग्रेस को बाहर रखना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार राहुल गांधी से मिलने पहुंच गए। उधर ममता बनर्जी की पार्टी ने साफ कर दिया है कि किसी नए मोर्चे की जरूरत सिर्फ बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र में ही है, पूरे भारत में नहीं। ऐसे में देखना होगा कि नीतीश कुमार का प्लान दिल्ली कितना कामयाब हो पाता है। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। राजीव रंजन जी आज मोर्चा संभालेंगे जेडीयू की तरफ से। कीर्ति आजाद साहब हमारे साथ प्रवक्ता टीएमसी के जुड़ रहे हैं। शांतनु गुप्ता ऑथर और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। प्लान क्या है नीतीश कुमार का, जरा बताइए। कह रहे हैं सबको इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी को वो समझा पाएंगे, उनकी महत्वाकांक्षाओं को रोक पाएंगे, अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षाओं को? क्योंकि वो लोग तो अब 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल देख रहे हैं, उधर मोदी वर्सेस नीतीश वो करना चाहते हैं। प्लान क्या है नीतीश बाबू का? राजीव जी देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, इस देश में क्षेत्रीय दलों का आधार एक एक राज्य में है और एक दल की बात अगर करें तो 2 राज्य में है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है गुजरात में उनको एक अच्छी कामयाबी मिल सकती है। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, एक राष्ट्रव्यापी उनका आधार है, उनकी उपस्थिति है। हम लोगों की जो कोशिश है, और इसमें कुछ भी ढका छुपा नहीं है। ठीक है। नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल 2 टूक कहा है कि वो मिलकर सबको लड़ने के लिए प्रेरित करने का काम करेंगे, सबों से बात करेंगे और एक मोर्चा बन सके पूरे देश में। दूसरे या तीसरे मोर्चे की कोई कवायद नहीं हो रही है। एक ऐसा मोर्चा बने जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारे नेताओं को और सारे दलों को एकजुट कर सके। अब देखिए सवाल क्या है। जो ममता जी का बयान है, उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो पश्चिम बंगाल के परिदृश्य को देख करके अपने आत्मविश्वास के आधार पर कहा है। हम बिहार के आधार पर 7 दलों का गठबंधन हम लोगों ने बनाया है, लेकिन पूरे देश में जब तक सारे दल एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कल तक कांग्रेस बनाम सभी दल एक मोर्चे पर, एक मंच पर काम करते थे या प्रयास करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की जगह ली है। तो इस मुगालते में कोई राजनेता नहीं है कि अपने बल पर कोई भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनाएगा। सब लोग मिलकर करेंगे और ये सीटियां असामान्य है। एक छोटा सा सवाल है जिसके बाद मैं मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, मैंने केजरीवाल जी और ममता जी का सिर्फ नाम लिया, राहुल गांधी भी हैं, और राहुल गांधी को लेकर क्या भावनाएं हैं अभय दुबे की और उनकी पूरी पार्टी की, ये सभी जानते हैं। मतलब अगर मैंने आपकी बात को सही समझा, जनता ने सही समझा, आपको यह पता है कि मिक्स फ्रूट चाट ही बनाना है, लेकिन वो प्लेट मिक्स फ्रूट चाट का किसके हाथ में होगा, यह सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे पहले ममता बनर्जी भी, बताएंगे आपको कीर्ति आजाद जी, 2 बार दिल्ली में आ गई, तो उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड हम जैसे मीडिया वालों से भी लंबा इंटरैक्शन किया था। वो भी अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर दिल्ली आती रही है, नेताओं से मिलती रही है। लेकिन ये फ्रूट चाट वाला जो प्लेट है ना, मिक्स फ्रूट चाट, ये किसके हाथ में होगा, यही तय करेगा कि आगे क्या रणनीति चलेगी। नीतीश कुमार को क्या स्वीकारेंगे अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी? सीधा सवाल है, 2 लाइन में जवाब। देखिए, नीतीश कुमार जी को स्वीकार करने का सवाल
पहले तो उठता नहीं है, इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने खुद कहा है कि वो पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है। पार्टी ने कहा है पहली कोशिश है सभी दलों को एकजुट करना। इसलिए हमारा ये मानना है कि किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि अगर उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा तो ये मोर्चा नहीं बनेगा। विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस भी सचेष्ट है और दूसरे क्षेत्रीय दल, चाहे वो केसीआर हो, नीतीश कुमार जी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो। मुझे ऐसा लगता है आज देश में जिस तरह से लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, पीएम पद की दावेदारी नहीं करेंगे नीतीश कुमार? तमाम जो सवाल है, पीएम पद की दावेदारी नहीं करेंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल दो टूक कहा है कि वो इस पद के दावेदार नहीं है। ठीक है, चलिए गौरव भाटिया जी अब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं इस पद के लिए वो दावेदार नहीं है, लेकिन विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं क्योंकि आपकी जो नफरत वाली पॉलिटिक्स जिसे कहा जाता है, जो डिविसिव पॉलिटिक्स बार बार विपक्ष कह रहा है, उसके खिलाफ सारे एकजुट होकर लड़ने की मुहिम में है। राहुल गांधी भी उनसे मिल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने तो उन्हें घर पर बुलाया है। अंजना जी देखिए, एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जितने विपक्षी दल हैं इनकी लड़ाई अब सत्ता में आने की नहीं है। इनकी अब लड़ाई ये है कि जैसे 2014 में 2019 में ये चुनाव हारे, उसी तरह से 2024 में भी हारेंगे और भाजपा की और सीटें बढ़ेंगी, लेकिन विपक्ष में कौन रहेगा बड़ी पार्टी बनके, इस बात की लड़ाई है। और नीतीश कुमार जी के लिए तो ये कहना पड़ेगा, एक टूटी फूटी सरकार जिसमें तेजस्वी यादव से उनकी डील ही यही हुई है कि नीतीश कुमार को दिल्ली रवाना किया जाएगा, और वो नीतीश कुमार जी को एक गलत फहमी है, उनको ये लगता है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे विपक्षी पार्टियों के। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे आपस में कोई समन्वय नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। और मैं ये क्यों कहता हूं, आपने कहा सभी एक साथ आ रहे हैं। अंजना जी, 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0। कैसे जीरो? और ये है जंगल राज प्लस भ्रष्टाचार। बनेगा क्या? महागठबंधन। क्यों बनेगा? ये आप याद करिए, 2019 में भी साथ आने का इन्होंने प्रयास किया। उसके बाद फोर्थ फ्रंट भी बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि ये सब जानते हैं कि सीट एक लेकिन मुंगेरी लाल अनेक। हर कोई सपने बड़े बड़े देखता है, तालमेल नहीं है, मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचारी सारे एकजुट हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात कही थी अंजना जी कि अगर भ्रष्टाचारियों का ध्रुवीकरण हो रहा है तो अच्छा है, क्योंकि उनको ढूंढ के खत्म करने में भारत और मजबूती से आगे आएगा। और मैं इतना ही कहूंगा, आप बिहार में देखिए, जैसे ही लालू प्रसाद यादव की पार्टी जुड़ती है जेडीयू से, जंगल राज, डकैती और हम देखे यूनाइटेड इन जंगल राज हो गया है। और किस तरह से दिन दहाड़े हत्या हो रही है, किस तरह से वहां पे लूटा जा रहा है लोगों को, वहां जनता त्रस्त है। और यही मॉडल ये देश के सामने पेश करना चाहते हैं, जिसको जनता पहले रिजेक्ट कर चुकी है। अभय दुबे जी, क्या नीतीश बाबू के बनाए हुए मोर्चे में शामिल होंगे राहुल गांधी, आपकी पार्टी? सीधा सवाल। अंजना जी, मेरे विद्वान साथी को कहना चाहता हूं कि टूटी फूटी नौका ही बगावत पर उतर आए तो अच्छे अच्छे तूफान सर उठाना भूल जाते हैं। यही अहंकार तो इनको ले डूबा। जो सबसे पुराने अलाई थे जेडीयू, वो छोड़कर चले गए, शिवसेना छोड़कर चली गई, अकाली दल छोड़ के चले गए, राजस्थान जनतांत्रिक पार्टी के लोग छोड़ के चले गए, वेस्ट बंगाल में गोरखा मुक्ति मोर्चा छोड़कर चले गया। अरे असम गण परिषद नहीं होती तो तुम्हारी असम में सरकार नहीं बनती, एनआर कांग्रेस नहीं होती तो पुदुचेरी में सरकार नहीं बनती। बड़े प्रांतों में गुजरात और उत्तर प्रदेश को छोड़ दो तो सारी जगह बैसाखियों पे और सिर्फ खरीद फरोख्त की सरकार बना रहे हैं। गौरव भाटिया जी चेहरा कौन होगा जानते हैं? वो जो करोड़ों युवाओं को बेरोजगारी की आग में झोंक दिया वो युवा होंगे। जो 140 करोड़ लोगों को महंगाई की आग में झोंक दिया वो चेहरा होंगे। क्या नारा देंगे अब इस बार आप कि बेरोजगारी से देर नहीं, युवाओं की खेर नहीं, घर घर महंगाई, हर घर महंगाई, बैंक लुटेरों का साथ, पेटों का विकास, मोदी जी अब आने वाले हैं, महंगाई बढ़ाने वाले हैं, ये नारे लेकर जाएंगे। देश देख नहीं रहा है क्या आपको? सिर्फ 50 सीटों का फर्क पड़ गया ना अंजना जी, तो इनकी सत्ता की सरपरस्ती चली जाएगी। अब आप मुझे बताइए, अधिसंख्य की सीटें तो जीती गुजरात प्रांत में इन्होंने, गुजरात प्रांत। अभय जी ने मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया। अभय जी ने जो सोचा हुआ था पहले से बस वो सब बोल दिया। अभय जी, क्या आपको नीतीश कुमार के बनाए हुए मोर्चे में शामिल होना मंजूर होगा?
देखिए, एक बात मैं साफ कर दूं, आपने सब लोगों से पूछा कि कौन होगा प्रधानमंत्री पद का चेहरा। मैं अभी क्या पूछ रही हूं सर, अभय जी मेरी बात सुनिए ना। आपका तो नाम ही अभय है। नहीं, निर्भीकता से बोलने का अभ्यस्त भी हूं मैं। मेरी बात सुन लीजिए, जब भी व्यापक गठबंधन का मोर्चा बनता है अब पहले से कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, आजाद भारत का इतिहास उठाकर देख लीजिए, कोई घोषित नहीं होता। वो गठबंधन के सीटों के आधार पर निर्धारित होता है। एक बात, राहुल गांधी जी हमेशा व्यक्ति केंद्रित राजनीति के खिलाफ हैं। वो चाहते हैं कि सामूहिक नेतृत्व सामने आए। तो आज ये बात बोने की कौन प्रधानमंत्री होगा। मतलब आप नीतीश बाबू के मोर्चे में शामिल होंगे? अभय जी, मैंने सही समझा? आप नीतीश बाबू के मोर्चे में कांग्रेस पार्टी शामिल होगी? वो मोर्चा कांग्रेस पार्टी का भी होगा, वो मोर्चा नीतीश बाबू का भी होगा, वो मोर्चा असली शिवसेना का भी होगा, वो मोर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी। तो सिर्फ नीतीश बाबू नहीं, ये सामूहिकता की जब हम बात करते तो नाम और नेतृत्व ये सारे लोग करेंगे समूचे देश भर में। दुबे जी, लीडिंग क्वेश्चन इसी से निकलता हुआ, केसीआर वाला वीडियो आपने देखा होगा जब नीतीश बाबू के साथ थे, और केसीआर चाहते हैं गैर कांग्रेसी मोर्चा बने। अब बताइए, केसीआर को रखेंगे कि कांग्रेस को रखेंगे? दोनों साथ में कैसे रहेंगे? फ्रूट चाट वाला मिक्स फ्रूट चाट जो है ना सर, हाँ, मिक्स दाल रोटी के लाले पड़े हुए आप बार बार मिक्स फ्रूट चाट की, वो तो इनकी हैसियत में बस मिक्स फ्रूट चाट का हैसियत इनकी रह गई। दूसरी बड़ी बात केसीआर का बताइए ना। कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य साफ है, जहां जो सामूहिकता के साथ आ सकता है आए, नहीं तो जिस प्रांत में जो मजबूती से लड़ सकता है लड़े। हर प्रांत में वो अपना नेतृत्व अगर करना चाहता है तो करे, जिस प्रांत में जो नेता है। क्योंकि बड़ा राजनीतिक कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जिन अलग बड़े जो राजनीतिक दल हैं, जिन प्रांतों में लड़ते हैं, कई बार हमारी उन प्रांतों में भी उनसे चुनाव होते हैं। तो इसमें इसकी व्यापकता को देखिए आप, कांग्रेस पार्टी इसमें बिल्कुल परहेज नहीं करेगी। व्यापकता से जो राजनीतिक दल अगर स्टेट में चुनाव लड़कर मजबूत होना चाहता है तो हो, और राष्ट्रव्यापी स्तर पर अगर नेतृत्व के साथ आना चाहता है तो आए, उसका स्वागत है। ठीक, कीर्ति आजाद जी, कौन बेहतर नेतृत्व कर सकता है ऐसा मोर्चा अगर बनता है तो? नीतीश कुमार जी या ममता बनर्जी? बहुत लोग हैं, इसके अलावा केसीआर भी हैं, वो भी कर सकते हैं। स्टालिन आपको डीएमके के हैं, वो भी कर सकते हैं। करने के लिए बहुत सब लोग हैं। शरद पवार जी इतने सीनियर हैं, और जब सब एक साथ मिल करके इस पकौड़ा तलने वाली सरकार जो केंद्र में बैठी हुई उसको हटाना चाहती है, तो इसमें खराबी क्या है? आप खुद ही देख सकते हैं क्या महंगाई है, कैसे कर्ज तो दोस्तों को दे दिए। 11.5 लाख करोड़ के तो आगे एनपीए हो गए 125 करोड़ कर्ज तो देश के ऊपर आ गया। हम खुद ही, आपको याद होगा, आप भी प्रोग्राम करती थी, 400 का सिलेंडर था जब गैस का, तो किस प्रकार से लोग हाय हाय तौबा मचाते थे। आज 1100 है तो कहीं कुछ नहीं है, सब शांति है, सब जगह खाने के लिए लाले पड़े हैं, बुरा हाल हुआ है, और लोग कहते हैं कि देश के अंदर बहुत ही अच्छी देश चल रही है। तो परिस्थिति अगर एक बार जाकर व्यक्तियों को देखना शुरू करें, आप उन गरीब आदमियों को सच में जाकर देखना शुरू करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि नीचे अंदर जो एक अंडर करंट चल रही है, वह अंडर करंट सभी विपक्षी एक साथ होंगे तो ये सरकार के लाले तो पड़ेंगे। ये जो पकौड़े तलने वाली सरकार है, इसकी हालत तो खराब होगी। और पकौड़े तलने वाली सरकार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने मिक्स फ्रूट चाट कहा था, तो उसके लिए फिर पकौड़ा भी आना बहुत जरूरी होता है, जो पकौड़ा तलवाते हैं। तो आगे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि प्रधानमंत्री कौन होगा, नहीं होगा। अभी विपक्ष का मुख्य मुद्दा ये है कि किस प्रकार से यह सरकार जो लोगों के अंदर, भाई भाई के अंदर विद्वेष पैदा कर रही है, जिसने महंगाई बढ़ा दी है, जिसने बेरोजगारी का आलम ऐसा कर दिया है कि जिन माँ बाप, बूढ़े माँ बाप ने की कमर टूट गई कमा कर अपने बच्चों को पढ़ाने में, आज बेरोजगार घर पर बैठे हैं, उनको अपनी पेंशन के खाना खिला रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियां हैं जो लोग आगे आने वाले समय में देख रहे हैं। हालांकि उतना ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता सब तरफ, लेकिन नीचे जो असलियत है वही असलियत है। और उस असलियत को देखते हुए विपक्ष एकत्र होकर, जिस प्रकार से 2014 में सरकार कांग्रेस आई थी, उसने बनाई थी, माफ कीजिएगा 2004 में आई थी, अटल जी की सरकार थी, शाइनिंग इंडिया हो रहा था और सबने कहा था अटल जी तो आ ही गए, उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद 10 साल तक, 2004 से 14 तक आपको सरकार कांग्रेस की रही, और परिस्थिति अब 2024 में वही होने वाली है, जो ऐसा तख्ता पलट होगा कि लोग देखते रह जाएंगे। ठीक है कीर्ति जी, नीतीश कुमार सीताराम येचुरी से भी मिलने वाले हैं, और सीताराम येचुरी जो कह रहे हैं वो आपको जरूर सुनना चाहिए। सबको सुनाते हैं जरा, सीताराम येचुरी ने क्या कहा है, जरा सुनाइए नीतीश कुमार के बारे में। देखिए, सबसे पहले विपक्ष एक होगा इस अहम मुद्दे पे कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था और एक धर्मनिरपेक्ष
जनतंत्र की गणराज्य जो एक हमारी राजनीतिक चरित्र है अपनी देश का, उसको बचाए। ये मुद्दा होगा। कौन होगा प्रधानमंत्री, कौन नहीं, ये सब तय होंगे। और नीतीश जी के अंदर भी क्वालिफिकेशन है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि वो समय उस समय आएगा जब वो तय होगा। नीतीश कुमार का फिर अलग से कहने के बाद कि पीएम की कोई रेस नहीं चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार के अंदर भी वो क्वालिफिकेशंस है। अब ये लेफ्ट वर्सेस टीएमसी वाली लड़ाई पश्चिम बंगाल की भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, स्टेट वाइज भी। शांतनु जी जल्दी से एक कमेंट आपका इस पर, क्योंकि स्टेट में भी लेफ्ट वर्सेस टीएमसी है, लेकिन यहां पर एकजुटता दिखानी पड़ेगी। ऐसे ही अन्य राज्यों में जो पार्टियां धुर विरोधी हैं उनको एकजुट आना पड़ेगा। क्या ये संभव है कि मोदी विरोध में ये मुमकिन हो जाए इस बार 2024 में? आपने बिल्कुल ठीक कहा अंजना जी, बहुत सारे विरोधाभास हैं। स्टेट में आप कंपीट करते हैं, किसी स्टेट में जैसे लेफ्ट साथ में लड़ती है कहीं बंगाल में आपके साथ, वहां आपके अपोजिशन हो जाते हैं। और 2018 में हमने सारे हाथ एचडी कुमारस्वामी की शपथ में साथ में देखे थे, लेकिन अगले ही 6 महीने में एक दूसरे को गाली गलौज देते हुए दिखे। आपने बिल्कुल ठीक एनालॉजी दी कि फ्रूट चाट, लेकिन इस फ्रूट चाट में फलों का राजा आम कौन होगा, ये सबसे बड़ी लड़ाई है। वो आम नीतीश कुमार होंगे, केसीआर होंगे, ममता होंगी, राहुल गांधी होंगे। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का नॉमिनी चुनने में ये लोग साथ नहीं आ पाए, तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट चुनने में साथ ही आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता। आपने आम का नाम लिया तो कहीं आम आदमी पार्टी ना उस पर दावा ठोक दे। जल्दी से दिखाइए एक बार सबके दावे हैं। राजीव रंजन जी को। राजीव रंजन जी बहुत सारे विरोधाभास हैं, कैसे संभालिएगा? क्योंकि तमाम नेताओं से तो मुलाकात हो रही है, लेकिन अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी सिर्फ फोन पर बात कर चुके हैं, ये लोग मिलने को तैयार नहीं है फिलहाल। देखिए, मुझे ऐसा लगता है अभी आधिकारिक तौर पर किसी भी राजनेता की ओर से स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा गया कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। सबने यही कहा है कि जो तानाशाही का जो वातावरण है, जिस तरह से लोकतांत्रिक अधिकार कुचले जा रहे हैं, जिस तरह से प्रेस पर पहरा है, जिस तरह से न्यायपालिका को पूरी तरह से पंगु बनाने की साजिशें हो रही हैं, संस्थाओं का भगवाकरण हो रहा है, मुझे लगता है ये हालात बहुत ही बुरे हैं। और इन असामान्य परिस्थितियों से निपटने के लिए दल तो अब पीछे है, जनता आगे है। राजनीतिक दल उन भावनाओं को समझ रहे हैं। अभी क्या है, मतों का विभाजन रोकना। और मैं आपको एक तस्वीर केवल छोटी सी बात में रखना चाहूंगा कि केरल में कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे के खिलाफ लड़ेगी, लेकिन जो सरकार बनेगी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेफ्ट और कांग्रेस की भूमिका क्या होगी? बंगाल में मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होंगे, भाजपा के सिवाय जितनी पार्टियां जीत कर आएंगी वो किस सरकार में शामिल होंगी? इसीलिए हालात, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विश्वसनीय सहयोगी अब नहीं, सारे साथी निकल चुके हैं। 303 का इनका आंकड़ा है, और अगर इसमें 50 से 100 सीटों के बीच का फर्क अगर आएगा, इसको पाटना इनके बस का नहीं है। और कुछ स्टेट्स में ये सैचुरेशन पॉइंट पर है, कुछ स्टेट्स में अब बंगाल में भाजपा को जो सीटें आई लोकसभा में, विधानसभा के परिणाम ये बताते हैं कि लोगों ने फिर से टीएमसी को मान लिया। तो परिणाम 2000 ये बराबर 2014 हम लोगों को बताएंगे, 2 सीटों पर चले गए। राजीव जी, आपसे एकदम स्पष्ट बात करती हूँ, हमारे दर्शक भी इसको समझेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे अन्य मेहमानों के पास। देखिए, कम से कम 4 ऐसी पार्टियां हैं जो अपनी नेता या नेत्री को सीधा कहती है मीडिया को कि इनको आप मोदी वर्सेस फला को आप प्रोजेक्ट कीजिए, यानी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी वो अपने नेता में पुश करना चाह रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी से लेकर कई सारे नेता हैं। अब आपसे सीधा सवाल करती हूं, कैसे एकजुट कीजिएगा? एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो चाहिए होगा। कौन लीडरशिप लेगा, कौन सामने आकर सबको इकट्ठा करेगा? अभी तो कांग्रेस पार्टी अपने आंतरिक चुनाव कराने में लगी हुई है, जो कि इतने सालों से नहीं हुआ, वहां भगदड़ अलग मची हुई है। ऐसी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए एक बड़ा चेहरा चाहिए होता है ना। एक वक्त पर शरद पवार थे जिन्होंने कोशिश की, 21 में नहीं हो पाया। एक बड़ा चेहरा जो सबको इकट्ठा करे, लेकिन आप ममता दी की महत्वाकांक्षाओं को कैसे सीमित कर पाएंगे? वो चाहेंगी ना कि लीडरशिप रोल में वो रहें। देखिए, पार्टी प्रवक्ताओं की बात अगर आप कहेंगी तो मैं भी यही कहूंगा, नीतीश कुमार जी के अंदर किसी भी पद पर अपने पद को बेहतर तरीके से उसका निर्वहन करने का मादा है। हर पार्टी के प्रवक्ता को अपने नेता पर, नेता को लेकर के उनके मन में श्रद्धा और आदर का भाव होता है।
लेकिन बड़ा सवाल है राष्ट्रहित अभी सर्वोपरि, और सभी दलों के नेताओं ने आपका एजेंडा क्या होगा? आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में लक्ष्य क्या होगा? आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा? क्या होगी आपकी नीति? क्या होगी रणनीति देश के? देखिए आपने कहा ना दो देश चीजें। अंजना जी कुछ समय मिल जाएगा, आ रही हूँ सर, तुरंत इन्हीं पे सारा समय निकाल दिया जाएगा। आ रही हूँ गौरव जी, प्लीज आ रही हूँ। देखिए आप ज्यादा दुखी नहीं होइए, अक्सर तो आप ही के पास माइक होता है। देखिए एक बात जी, खाली मोदी ने ये गलत कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, मोदी वो करते हैं, मोदी ये करते हैं, या आपका क्या है? आपकी पॉलिसी क्या है? वही बिहार वाली। अंजना जी, बिहार ने तो एक रास्ता जरूर दिखाया, 7 दलों का ग्रैंड अलायंस। लेफ्ट है, एक्सट्रीम लेफ्ट है, यहाँ सेंटरिस्ट पार्टीज हैं, यहाँ पूरी तरह से। सर मैं पॉलिसी पूछ रही हूँ, सरकार चलाने की पॉलिसी। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए ये तो हम लोग एनडीए का हिस्सा भी रहे हैं और नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय 26 दलों का अलायंस था। अब सवाल है कि ये माल पानी साहब है कि माल जो पितामह ने कमाया वो पिता ने कुछ गवाया, और पुत्रों के हाथ में जब से पार्टी जा रही है ये पूरी तरह से माल, वो पानी का पानी हो गया। एक विश्वास सहयोगी नहीं है। राजीव जी फिर पूछ रही हूँ, आपने अभी तक ऐसे ही लिखा है मोदी सरकार पर, मुझे आप अपनी पॉलिसी बताइए, देश चलाने की आपकी पॉलिसी क्या होगी सर? आ रही हूँ। एक बात बिल्कुल साफ है, हाँ। कि सबसे पहले जो मैंने मुद्दे आपको बताए, ये मुद्दे बेहद अहम हैं, और जिस समय कोई भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगा तो सरकार के लिए या पोल प्रॉमिसेस के लिए लोगों को कोई ना कोई एक, हम ज्वाइंटली हम लोगों का घोषणा पत्र कई राज्यों के लिए राज्य आधारित होगा, केंद्रीय मुद्दे उसमें अहम होंगे। ये सब बात की बातें हैं। बुनियादी सवाल क्या है, लोग इनसे भयभीत हैं इसलिए कि ये चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर रहे हैं, सरकारों को उनके अंदर अपने एजेंट्स को बिठा करके ये सरकारों के अंदर तोड़फोड़ करा रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक और संक्रमणकारी लोकतंत्र को बचाने के लिए ये गठबंधन बनेगा, उनकी अपनी नीतियां होंगी। गौरव जी, मैं उसके बाद से दोनों आ रही हूँ क्योंकि पॉलिसी वाली बात पे अभय जी और कीर्ति जी आप दोनों ने हाथ उठाया था। एक बार गौरव जी सबकी बातों का जवाब दोगे। गौरव जी, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये मोर्चा बनेगा जैसा ये लोग कह रहे हैं, आपकी जो गलत नीतियां हैं, जनता आपसे त्रस्त है, मोह भंग हो चुका है, और जो वोट आपको नहीं मिले वो सारे इकट्ठा जाएंगे आपके खिलाफ। गौरव जी। अंजना जी, ये लोकतंत्र को क्या बचाएंगे, ये खुद को बचा ले उतना ही बहुत है। लोकतंत्र तो मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत हो चुका है, और वाकई मैं आपकी प्रशंसा करना चाहूंगा, कितनी ईमानदारी से आपने कितना प्रयास किया कि विपक्षी एकजुटता किसी तरह से बन जाए, कोई नाम आज तक पे ही सुझा दिया जाए जिसपे सर्वसम्मति से फैसला हो जाए। लेकिन आपने देखा, जैसा मैंने कहा था ना कि सीट एक लेकिन मुंगेरी लाल अनेक, हर कोई अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। और मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि इनका तालमेल क्या है, अंजना जी ये बताना आवश्यक है। आपको मालूम है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी तो फिनिश है, क्योंकि राहुल गांधी को तो कोई अपना लीडर मान नहीं रहा, कोई पार्टी नहीं कह रही कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम सब एकजुट हो जाएंगे। दूसरी बात मुझे याद आता है, ममता बनर्जी, अभय जी इसके बाद आपकी की पारी है, इसके बाद आपकी बारी। शांत नहीं, ये अभय जी इसके बाद, अभय जी के बाद फौरन आपकी कीर्ति। गौरव जी देखिए, अभय जी की आदत है वो बीच में ऐसे टोका टाकी करते हैं। कहा देश में आईएनएस विक्रांत आ रहा है और ये अभी भी लगे हुए हैं। अंजना जी, मैं सॉरी अंजना जी प्लीज, मैं ऐसे बहुत खराब लगता है, ये लोग समय अपना लेते हैं, हम लोग बोलते हैं, इन लोगों को पता नहीं क्या कष्ट होता है, हम अपनी बात भी ना रखें क्या? प्लीज अंजना जी रेगुलेट करिए। अभी देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि टूटी फूटी नौका भी कभी कभी ऐसा कर जाती है। अरे आईएनएस विक्रांत आ गया देश में, आपकी नौका टूटी फूटी है तो कौन जनता चाहेगी कि उसको धक्का लगाए? और ज्यादा तेज अगर आई आंधी मोदी जी की तो उड़ जाएगा राहुल गांधी, ये जान लीजिए। और मैं याद दिलाता हूं इनका तालमेल क्या है। देखिए अंजना जी, ये तस्वीर है, ये देखिए, ये तस्वीर क्या दिखाती है। इससे पहले भी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, इससे पहले भी इसी तरह से अंजना जी एक साथ एकजुट हुए,
ये सारे एकजुट हुए, कहते थे मोदी जी को हराएंगे। आप देखिए कैसे हाथ पकड़ रखे हैं। क्या हुआ? 2019 में हमारी सीटें बढ़ी, ये लोग तो और घट गए। मुझे याद आता है ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के लिए कहा वो बच्चा है, यूपीए इज नो मोर। और अधीर रंजन चौधरी जी ने ममता बनर्जी के लिए कहा ज्यादा पागलपन कर रही है, टीएमसी और बीजेपी मिल गए हैं। उसके बाद शरद पवार की बात करते हैं। शरद पवार ने कुछ माह पहले कहा था कि राहुल गांधी अपरिपक्व नेता है और कांग्रेस उस हवेली की तरह है, जमींदार की तरह है, जिसकी हवेली पूरी तरह से टूट चुकी है। उसके बाद समाजवादी पार्टी रामगोपाल यादव जी ने कहा कि कांग्रेस जो है ये पागल हो चुकी है। आप मुझे बताइए, क्या ये सारे एक दूसरे को गलत शब्दों में गाली देने के बाद केवल इसलिए एकजुट हो रहे, जैसा आपने भी पूछा, देश हित में कुछ कार्य करेंगे या मोदी जी से नफरत में एकजुट हो रहे? और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये भ्रष्टाचारियों का ध्रुवीकरण है, जिससे कि ये सोचते हैं हम एकजुट हो जाएंगे तो हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार भी पकड़ा जाएगा और भ्रष्टाचारी भी जेल जाएगा। ठीक है, अभय जी जवाब दीजिए। सीधा राहुल गांधी पर उन्होंने प्रश्न किए हैं। हाँ। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के आपके माध्यम से प्रवक्ताओं को सलाह दूंगा, मोदी जी को आंधी, तूफान, सुनामी, बर्बादी का सूचक ही बताते हैं, कभी सृजन का सूचक भी बता दिया करो अगर तुम्हारे और देश के नेता हैं तो। अब दूसरी बड़ी बात आपने पूछी थी कि हमारी नीतियां क्या रहेगी। हमने उदयपुर के कन्वेंशन में साफ बात की थी कि निजी और सार्वजनिक दोनों को हम समावेशी तरीके से देश की अर्थव्यवस्था का आधार बनाएंगे। जो हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया मोदी सरकार ने, हिंदुस्तान के एमएसएमई को सबसे पहले खत्म कर दिया, जिसमें 30% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है, 45% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है और 40% एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है। 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए, हम उसको फिर से सृजित करेंगे। कारपोरेट टैक्स पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बताया कि 1,84,000 करोड़ रुपए का देश को चपत लगा दी मोदी सरकार ने 2 साल में कारपोरेट टैक्स को कम करके, और किसानों का कर्ज माफ करने को तैयार नहीं। किसानों की आय जो 27 रुपए रह गई है, हम समर्थन मूल्य का आते ही अनिवार्य रूप से कानून बना देंगे। हम लोगों ने जो इनमें बैंक इंसॉल्वेंसी, बैंक करप्सी इंसॉल्वेंसी कोड लेकर आए हैं, 99% का फेयर कट दिया, 5 लाख करोड़ रुपए का डाका डाल दिया, उस पर लगाम लगाएंगे। ये जो 5,35,000 हैं जो लूट कर भाग गए, सबसे पहले सलाखों के पीछे करेंगे, और रिकवरी उनसे नहीं हुई तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उसकी रिकवरी की जाएगी। हमारे पास एक व्यापक मॉडल है, चाहे वो कृषि क्षेत्र का हो, चाहे रोजगार के अवसर को सृजित करने का हो, चाहे किसानों का हो। सामूहिकता से जब हम सब लोग इस पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे तो विस्तार से बात करेंगे, ताकि करोड़ों रोजगारों का सृजन करें। 410 रुपए का फिर से गैस का सिलेंडर होगा, फिर से हम वो 60 और 70 रुपए पेट्रोल और डीजल को करने का वादा अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में देश के लोगों को करेंगे। 66 रुपए की दाल जो समर्थन मूल्य है, उस कीमत पर देश को दाल उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि पर्याप्त दाल का उत्पादन किसान करता है, लेकिन कुछ मुट्ठी भर जो धन्ना सेठ है, जो पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से जिन लोगों ने समझौता करके कृत्रिम रूप से भाव बढ़ाए हैं अनाज के, वो उस पर हम लगाम लगाएंगे। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को, जिसको ये खत्म करना चाहते थे जमाखोरी के खिलाफ कुछ पूंजीपतियों को, हम उसको दृढ़ता से बरकरार रखेंगे और देश को राहत देंगे। ठीक है, कीर्ति जी एक बार बोलने, फिर गौरव जी एक साथ जवाब दीजिएगा, मैं फौरन लूंगी। कीर्ति, इन्होंने काफी विषय जो नीतियां थी उस पर रख दी हैं, उसमें खास करते हो आप महंगाई तो देखते ही हैं, 400 का सिलेंडर 1100 का आज बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल की जो परिस्थिति बनी हुई है, तो महंगाई पर अंकुश लगाना, उसको वापस उसी स्थिति पर ले आना जिससे आम लोगों को उसका फायदा हो सके। बेरोजगारी जो देश में आज तक इतनी नहीं थी, 75 सालों में जो इतनी ज्यादा हो गई है, उस बेरोजगारी को खत्म करना और यह देखना कि नौजवानों को अच्छी नौकरी सृजन हो सके। जो पीएसयू बेच दिए गए हैं, जहां की नौकरियां हो सकती थी, जिसको मन मर्जी से जैसे चाहा वैसे बेच दिया है, उन पीएसयूज को वापस लाना और उनके अंदर नौकरियों को ढूंढना। चीन द्वारा जो जमीन हमारा कब्जा किया गया है, वह चीन से जमीन वापस लेना, आर्थिक स्थिति को बढ़िया करना, और बेकार में ईडी और सीबीआई किसी के पीछे नहीं लगाना, क्योंकि आज तक अभी तक एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ है जब से ये यहाँ पर आए हैं। पकौड़ा तलवाना बंद किया जाएगा, और जो काले धन का प्रॉमिस 2014 में किया गया था, आज उसको 8 साल होने को आ गए हैं, वह काला धन किस तरीके से देश में वापस आए ये तो नहीं ला सके, लेकिन हम उसको किस प्रकार से लेकर के आए
वह हम अपनी ओर से लेके आएंगे। दूसरी, इन्होंने एक बात कही थी विक्रांत की। विक्रांत 1960 के दशक में भारत में आया था और 1971 में ईस्ट पाकिस्तान, जिसको तोड़कर हमने बांग्लादेश बनाया था, उसमें विक्रांत का बहुत बड़ा हाथ था। यह विक्रांत हमने इंग्लैंड से खरीदा था और उसको आकर के फिर अब 3 बार हुआ। एक बार उसका ठीक किया गया, एक बार उसको आगे उसका उद्घाटन हुआ, तीसरी बार उसको कमीशन किया गया। अभी तक उसके ऊपर हवाई जहाजें अच्छी तरह नहीं आई हैं। तो विक्रांत के ऊपर भी लोगों के बीच में इस प्रकार से अनर्गल न फैलाएं कि ये पहली बार ही हुआ है और आज तक कभी विक्रांत हमारे यहाँ आई नहीं। और एनपीए जो हुए हैं, जिस प्रकार से लोन लेकर लोग कर्जा लेकर विदेशों में भागे हैं, हजारों अरबों करोड़ों रुपए जिस प्रकार से देश को नुकसान हुआ है, और हमारे दो को मिल रहा है, वह पैसा भी वापस देश में आए जिससे लोगों को फायदा हो सके। यह कुछ मूल्य रूप से बताए। बाकी राज्यों के जो अलग अलग होंगे वह राज्य अपनी तरफ से करें। ठीक है। ईडी का आपने जिक्र किया, कहा कि ईडी के रेट्स नहीं होंगे, मतलब पार्थ चैटर्जी जैसों को, उनके गुलाबी नोटों के अंबारों को आप लोग छिपा लेंगे? नहीं मैडम, ये आप सिर्फ मुझ पर क्यों कहती हैं? ये तो मुझे बताइए, हेमंत बिस्वा शर्मा पर अभी तड़ीपार से एक प्रश्न पूछा गया कि आप उस पर बताइए क्या वो थे कि नहीं। कहते मैं इसका जवाब ही नहीं दूंगा। अरे कमाल हो गया, आप पार्थ पर आ गई हैं, लेकिन पार्थ से पहले जो केस है उसका क्या होगा? शिवराज सिंह चौहान के ऊपर व्यापम का केस है, उसका क्या होगा? वसुंधरा राजे सिंधिया के ऊपर 40,000 करोड़ का जो माइनिंग स्कैम राजस्थान का है, जब वो मुख्यमंत्री थी, उसके बारे में तो आपने किया ही नहीं। तो बीएचएफएल में जो 21,000 करोड़ का था और 27 करोड़ बीजेपी को उन्होंने चंदा दे दिया, तो वो केस खत्म हो गया। तो कीर्ति जी, आप ये कह सकते थे ना, जी आप ये कह सकते थे सर कि हर भ्रष्टाचारी पर ईडी का रेड होगा। आपने कह दिया हम ईडी के रेड को रोकेंगे। किसके ऊपर रोकेंगे? आपने कहा ईडी के पॉलिटिकल रेड्स रोकेंगे ना। आप मेरी एक बाल की खाल निकाल रहे हो। पॉलिटिकल रेड्स जो आज तक मुझे बता दो ना, पॉलिटिकल रेड जो भ्रष्टाचारी है उस पर तो रेड होगा ही, लेकिन जो भ्रष्टाचारी जिन पर रेड हुए, जिनके ऊपर केस साबित हुए, वो तो मुख्यमंत्री बने बैठे। छोटा सा कमेंट आपका, छोटा सा कमेंट, उसके बाद में आ रही हूँ गौरव। देखिए मैंने पॉलिसी के बहुत सारे पॉइंट सुने। सबसे पहला मैंने सुना महंगाई। उस पर एक छोटा सा तथ्य बताना चाहूंगा। आज की डेट में लखनऊ में आप पेट्रोल लेंगे तो 96 रुपए 96 रुपीज का है। चेन्नई में 102, जहां भाजपा की सरकार नहीं। कलकत्ता में 106, जहां भाजपा की सरकार नहीं। जयपुर में 108, जहां भाजपा की सरकार नहीं है। पिछले 6 महीने से ये वैट कम कर सकते थे, नहीं करा। भारत देश, और मुझे बहुत बुरा लगता है बार बार कीर्ति आजाद जी जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको पकौड़ा तलने वाला कह के उनको एक तरह से अपमानित करते हैं। भारत में 140 यूनिकॉर्न भी बनी है और भारत में मुद्रा का लोन भी बटा है। तो मेरे ख्याल से मुझे कुछ भी इतने सारे में पॉलिसी डिसीजन कुछ नहीं सुना। और जहां पहले भी बात सुनी केवल मोदी विरोध है, क्योंकि मोदी हमारी राजनीति चलने नहीं दे रहा है, हम सीटों में सिमट के छोटी पार्टी बन गए। आई थिंक तथ्य यह है कि अमरेला पार्टी कौन बनेगा। अभी भी मानने की बात है, कांग्रेस 18-19% की पार्टी है, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व को मानना नहीं चाह रहा, राहुल गांधी के नेतृत्व को मानना नहीं चाह रहा है। तो इसलिए ममता दीदी का भी रुमाल रख रही है, नीतीश जी रुमाल रख रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये रुमाल रखना ही, कौन रुमाल रख पाएगा, फ्रूट चाट में फलों का राजा कौन बनेगा, यही सबसे बड़ा। कीर्ति जी एक जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात पर। कीर्ति जी नहीं, मैंने तो मोदी जी का एक बार भी नाम नहीं लिया। यह जो बार बार मोदी जी का नाम लेकर के आ रहे हैं, मैंने तो एक बार नाम नहीं लिया। मैंने तो केवल ये कहा कि हमारे जो गृह मंत्री हैं उनसे जब पूछा गया हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर आपका क्या कहना है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, तो उन्होंने तो ये कहा कि मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता हूं। मतलब किस बात का भूत मोदी का लोगों को बैठा है, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने तो नाम ही नहीं लिया मोदी साहब का। ठीक है, कब लिया नाम मैंने, मुझे एक बार भी बता दें। एक बड़ा बयान इस वक्त आ रहा है दिल्ली दौरे के बीच, नीतीश कुमार का बड़ा बयान। वो ये कह रहे हैं, मेरी इच्छा, शब्द करते हैं, पीएम बनने की इच्छा नहीं। गौरव जी, नाहक कि आप लोग अपने पुराने साथी पर बरस रहे हैं, वो तो सिर्फ एकजुट कर रहे हैं विपक्ष को। उन्होंने तो पहले ही कह दिया कोई इच्छा नहीं है मेरी पीएम बनने की। गौरव जी। अंजना जी, आप तो कह रही हैं हम बरस रहे हैं, अभी तो आप देखिएगा नीतीश कुमार पे ममता बनर्जी बरसेंगी, ममता बनर्जी पे अरविंद केजरीवाल बरसेंगे, शरद पवार पे अखिलेश यादव बरसेंगे, अखिलेश यादव पर बाकी लोग बरसेंगे। इतना बरसेंगे खुद बह जाएंगे। मैं आपको बताऊं, आपने बार बार फ्रूट चाट का जिक्र किया अंजना जी। ये लोग वो हैं जो इटालियन पिज्जा खाने वाले हैं। बाटी चोखा इनकी पहचान नहीं है, और जो व्यक्ति बाटी चोखा मांगेगा बिहार में, उसको आप इटालियन पिज्जा देंगे तो जैसे तालमेल नहीं बनेगा ना, वैसे इनमें तालमेल नहीं बनेगा। और अंजना जी, मैं एक बात बहुत इज्जत से कहता हूं, कीर्ति जी यहाँ बैठे हैं। कीर्ति जी सुन लीजिए, एक्टिंग मत करिए, सुनिए मेरी बात।
अब शब्दों का इस्तेमाल मत करा करिए। आपने कहा ना तड़ी, सुन लीजिए, शांत होइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, प्लीज शांत कराइए अंजना जी। मैं इनके बीच में नहीं बोला था, और शांत कराना मुझे भी आता है। शांत कराइए इनको, शांत कराइए। चुप, बिल्कुल बोलूंगा, अभी बता रहा हूं, क्या बोलूंगा, चुप करिए। आपने जिस व्यक्ति को गलत शब्दों का इस्तेमाल करके बोला, चुप करिए, चुप करिए। अगर फूंक देंगे तो उड़ जाओगे, चुप करो। बदतमीजों के साथ मत बैठो। आपने गृह मंत्री के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, आइंदा हिम्मत मत करिएगा। अगर जनता लात मारेगी, बंगाल खाड़ी में जाके गिरेंगे। चुप करिए, चुप, बिल्कुल। एक एक करके वापस टॉपिक पे आइए, ठीक है। प्लीज एक दूसरे पर कमेंट कीजिए, सुनिए मेरी बात। अपनी बारी में बोलिए, दलील बोलिए। गौरव जी प्लीज गौरव जी अपनी बात। पहले नीतीश कुमार ने क्या कहा सुना देते हैं। दलील ये है अंजना जी, एक सेकंड गौरव जी, नीतीश बाबू ने क्या कहा सुनिए। लोगों ने तो प्रारंभ से ही कहा है ना कि अब हम लोग अलग हैं, अब जो हम लोग साथ हैं वहां, उसी तरह से अगर अधिक से अधिक सब विपक्ष के लोग अगर साथ हो जाएंगे तो एक बहुत अच्छा माहौल होगा। तो वो तो एक ऐसी बात है कि सब लोगों की इच्छा पर है, सब लोगों के मन पर है, और जिन लोगों से वैसे पार्टी के अन्य पार्टियों से बातचीत होगी तभी ना ये सब कोई बातचीत कर पाएंगे। लेकिन सुशील मोदी ये कहते हैं कि आपने बोला था कि आप एजेंडा पर काम नहीं करें। देखिए वो क्या बोलते हैं उन पर कोई कमेंट नहीं करना। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब पिछली बार चुनाव में जो हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका जो बना, उन लोगों के बहुत कहने पर हम तैयार हो गए, लेकिन सुशील मोदी को तो हटा दिया था। अब हालत समझ लीजिए। तो अब बेचारे अब सोच रहे होंगे कि कुछ कुछ रोज बोलते रहेंगे, आजकल रोज बोलते हैं ना, कितना बट तो हम लोग को क्या है, इतना बोलते रहे ताकि फिर पार्टी वाला कुछ जगह दे दे, उनको अच्छी बात है। तो पार्टी के जगह के लिए कर राहुल गांधी से मुलाकात आप कार्यक्रम है? जी आज तो मिलेंगे, आज मिलेंगे। इसके अलावा आज क्या है कुछ खाली उनसे मिलना है। और कल तो बता ही रहे ना कि सब लोग सारे कम्युनिस्ट पार्टी से, हाँ आप परसों मिलेंगे। अभी यही है मेन। नीतीश सिंह जी को लेकर आरोप लगा रही है कि नीतीश जी आप बार बार विपक्ष की एकजुटता की बात करते हैं कि सभी पार्टियां अगर सहमति बनेगी तो एक साथ चुनाव लड़ेंगे। चेहरा कितना बड़ा इशू होगा, आप तो लंबे समय से राजनीति में, चेहरा कितना बड़ा इशू होगा विपक्ष की एकजुटता में 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि शरद पवार भी कह चुके हैं कि विपक्ष की एकजुटता होनी चाहिए, पार्टियों को बातचीत करनी चाहिए, लेकिन चेहरा कितना बड़ा मसला होगा। नहीं, विपक्ष एकजुट हो जाएगा सब लोग तो बहुत अच्छा माहौल बनेगा, ये तो है ही हम लोगों की राय। तो जितने लोग जुट जाएंगे एक साथ तो बहुत अच्छा होगा। और फिर जिस तरह से सरकार चलाने की आजकल कोशिश हो रही है, अब कौन सा काम हो रहा है बताइए ना, कोई विकास का काम हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, तो खाली एक तरफा चल रहा है। और बाकी धीरे धीरे कितने रीजनल पार्टीज को किस तरह से सब तरह से लोगों को कमजोर करने की कोशिश, तो वो सब अपना है, अपना एक अपना पॉलिटिक्स बात हो रही है। नहीं, चेहरा की बात नहीं। देखिए सब एकजुट होंगे तो आपस में विमर्श करके जो भी चुनना करेंगे। आपको प्रधानमंत्री नहीं, हम नहीं वो एकदम वो ऐसे ही बोलते रहता है कोई जिसको बोलना, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं है, हमारी न कोई इच्छा है न मेरी कोई आकांक्षा, उसे मत बोलिए। मेरी बस एक ही इच्छा है कि अधिक से अधिक विपक्ष अगर एकजुट हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, और उसके लिए जो हम लोगों का सहयोग होगा हम लोग करेंगे। गौरव जी, पीएम बनने की इच्छा नहीं है वो कह रहे हैं। अंजना जी, अगर आपने ध्यान दिया हो, देखिए ये बात स्पष्ट हो गई है नीतीश कुमार जी के वक्तव्य से। वो बड़े टूटे हुए हैं, थके हुए हैं, मन से विचलित हैं, वो माहौल बना रहे हैं। देखिए हम जनता की सेवा करने के लिए जीतते हैं और उसके बाद काम करते हैं, वो माहौल बनाते हैं। चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे तो कहेंगे हमारी मॉरल विक्ट्री है राहुल गांधी की तरह, और कहेंगे कंसोलेशन प्राइज हमें मिलता है। ये राजनीति जो है ना, ये माहौल बनाने के लिए नहीं की जाती है। और मैं टीएमसी के प्रवक्ता पे एक बात कह दूं, अंजना जी, अच्छा नहीं लगता है कि देश के गृह मंत्री के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करे जब वो। ठीक है, आपकी आपत्ति दर्ज कर ली गई है, लेकिन वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। भाषा की मर्यादा एक ऐसी चीज है जिसके साथ चर्चा हो तभी लोग सुनने लायक भी उसे समझते हैं।
वरना लोग ऐसे ही डिसमिस कर देते हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।